नेतृत्व तमाम उन लोगों के साथ संवाद कायम करे, समस्याओं को एक तरह से केंद्रित करके तुरंत उसका समाधान ढूंढ के दूर किया जाए। क्या आपको लगता है ये बहुत बड़ा मौका आज इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों और जिलाधिकारियों के लिए भी रहेगा कि वो प्रधानमंत्री को उन समस्याओं को भी सामने रख सकें, गिना सकें, जिसकी वजह से ये रफ्तार धीमी है? जी बिल्कुल, देखिए, और चूंकि दशकों बाद देश के पास एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो राज्यों के लिए, राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए हर वक्त अवेलेबल है। एक ऐसा प्रधानमंत्री देश के पास है जो ग्राउंड जीरो से सीधे लोगों से संवाद करते हुए चीजों को समझने की कोशिश करता है, चाहे वो लाभार्थी हो या जिलों के डीएम हो। तो निश्चित तौर पर इस मौके का फायदा राज्यों को जरूर उठाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी की जो उपलब्धता है, और वो लगातार आप यकीन मानिए, जितनी बैठकें बीते 1-1.5 साल में कोविड को लेकर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हुए, बीते कई दशकों में उस तरह की बैठक कभी नजर नहीं आई। एक टीम इंडिया के तौर पर भारत ने जो परफॉर्म किया, लेकिन निश्चित तौर पर टीम इंडिया में अगर और आइए सीधे रुख करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में उन्होंने जब जिलाधिकारियों और राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की तो किन बातों को सामने रखा। आप सभी साथियों ने जो बातें रखी, जो अनुभव बताए, वो बहुत अहम है। मैं देख रहा हूं कि आपके भी दिल में वही भावना है कि भाई आपका राज्य, आपका जिला, आपका इलाका इन संकट से जल्द मुक्त हो जाए। ये दिवाली का त्यौहार है, मैं मुख्यमंत्रियों की व्यस्तता समझ सकता हूं, और फिर भी मैं सभी आदरणीय मुख्यमंत्री का बहुत आभारी हूं कि वे समय निकाल करके हमारे साथ बैठे हैं। ये बात सही है कि मैं डिस्ट्रिक्ट के लोगों से बात करना चाहता था, मैं मुख्यमंत्रियों को परेशान करना नहीं चाहता था, लेकिन ये कमिटमेंट है मुख्यमंत्रियों के दिल में भी अपने राज्य को 100% वैक्सीनेशन का जो उनका लक्ष्य है, इसीलिए वो मुख्यमंत्री भी आज हमारे साथ बैठे और उनकी मौजूदगी हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो अधिकारी हैं उनको एक नया विश्वास देगी, नया ताकत देगी, और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और इसलिए मैं मुख्यमंत्रियों का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इसको इतना महत्व दिया और समय निकाल करके वो आज त्योहारों के दिन में भी बैठे हैं। मैं हृदय से सभी मुख्यमंत्रियों का धन्यवाद करता हूं, और मुझे विश्वास है कि आज जो बातें हुई हैं, अब मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद के बाद तो ये बहुत तेजी से आगे बढ़ जाएगी और हमें परिणाम मिलेगा। और मैं बताता हूं जी, आज तक जितनी प्रगति हमने की है वो आप सबकी मेहनत से हुई है। हर डिस्ट्रिक्ट का, गांव का, छोटा मोटा हर मुलाजिम, हमारी आशा वर्कर कितनी मेहनत की है जी। कितने दूर दूर इलाकों में पैदल चल चल करके लोगों ने वैक्सीनेशन पहुंचाया है। लेकिन 1 बिलियन के बाद अगर हम थोड़े से भी ढीले पड़ गए तो नई संकट आ सकता है। और इसलिए हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि बीमारी और दुश्मन को कभी कम नहीं आंकना चाहिए, उसको आखिरी अंत तक लड़ाई लड़नी पड़ती है। और इसलिए मैं चाहूंगा कि हमें थोड़ा सा भी ढीलापन लाने नहीं देना है। साथियों, 100 साल की इस सबसे बड़ी महामारी में देश ने अनेक चुनौतियों का सामना किया है। कोरोना से देश की लड़ाई में एक खास बात यह रही कि हमने नए नए समाधान खोजे, इनोवेटिव तरीके आजमाए, और हर इलाके में लोगों ने अपने दिमाग से नई नई चीजें की है। आपको भी अपने अपने जिलों में वैक्सीनेशन बढ़ाने के लिए नए नए इनोवेटिव तरीके पर और ज्यादा काम करना ही होगा। नया तरीका, नया उत्साह, नई टेक्निक, ये इसमें जान भरती रहेगी। आपको ये भी याद रखना होगा कि देश के जिन राज्यों ने 100% पहली डोज का पड़ाव पूरा किया है, उनमें भी कई जगहों पर अलग अलग तरह की चुनौतियां रही है। कहीं भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से मुश्किल आई, तो कहीं साधन संसाधनों की चुनौती रही। लेकिन ये जिले इन चुनौतियों को पार करते ही आगे निकले हैं। वैक्सीनेशन से जुड़ा कई महीने का एक्सपीरियंस हम सबके पास है, हमने बहुत कुछ सीखा है,
और एक अननोन एनिमी से कैसे लड़ा जा सकता है, ये हमारे छोटे छोटे आशा वर्कर ने भी सीख लिया है। अब आपके माइक्रो स्ट्रेटेजी बदलाते हुए आगे चलना है। अब हम राज्य का हिसाब, जिले का हिसाब उसको भूल जाए। हम हर गांव में भी मोहल्ला, उसमें भी वो 4 घर बाकी रह गए तो 4 घर, बारीकी की तरह हम जितना जाएंगे हम परिणाम प्राप्त करेंगे। और जहां कहीं भी जो भी कमियां हैं उसे जल्द से जल्द दूर करके ही रहना है। जैसा अभी आपसे बातचीत में मैं स्पेशल कैंप लगाने की बात उठी, ये विचार मैं समझता हूं बहुत अच्छा है। अपने जिलों में एक एक गांव, एक एक कस्बे, इसके लिए अगर अलग अलग रणनीति बनानी हो तो वो भी बनाइए। आप क्षेत्र के हिसाब से 20-25 लोगों की टीम बनाकर भी ऐसा कर सकते हैं। जो टीमें आपने बनाई हो उनमें एक हेल्दी कंपटीशन हो, इसका भी प्रयास हम कर सकते हैं। हमारे जो एनसीसी, एनएसएस के युवा साथी हैं, आप उनकी भी ज्यादा से ज्यादा मदद लीजिए। आप अपने अपने जिलों का क्षेत्रवार टाइम टेबल इसको भी बना सकते हैं, अपने स्थानीय लक्ष्य तय कर सकते हैं। और मैंने तो देखा, मैं लगातार ग्रासरूट लेवल के सरकार के हमारे साथियों को बात करता रहता हूं। मैंने देखा है कि महिला जो हमारी अधिकारी हैं, खास करके वैक्सीनेशन के काम के जुड़ी हुई, वो बड़ी जी जान से जुड़ गई, उन्होंने अच्छे परिणाम दिए हैं। हमारे जो महिला वर्कर्स हैं सरकार में, जितनी हमारी बहनें, इवन पुलिस में भी हमारी जो महिलाएं हैं, उनको भी कभी 5 दिन 7 दिन के लिए इस काम के लिए ले चलिए। आप देखिए परिणाम बहुत तेजी से मिलेगा। आपके जिले जल्द से जल्द राष्ट्रीय औसत के पास पहुंचे, मैं तो चाहता हूं उससे आगे निकल जाए। और इसके लिए हम सबको पूरी ताकत लगा देनी होगी। मुझे पता है कि आपके सामने एक चुनौती अफवाह और लोगों के भ्रम की स्थिति भी है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे शायद ये समस्याएं हमें कॉन्सेंट्रेटेड एरियाज में सामने आएगी। और अभी बातचीत के दौरान भी आप में से कईयों ने इसका जिक्र किया है। इसका एक बड़ा समाधान है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जाए। आप इसमें स्थानीय धर्मगुरुओं को भी जोड़ें, उनकी मदद लें, उनके छोटे छोटे वीडियो बनाए 2-2, 3-3 मिनट के, और उनके वीडियो पॉपुलर करें। हर घर में उनके धर्मगुरुओं के वीडियो पहुंचे, धर्मगुरु उनको समझाएं। इसके लिए आप प्रयास किए। और मैं तो अक्सर अलग अलग पंथों के गुरुओं से लगातार मिलता रहा हूं। मैंने बहुत प्रारंभ में सभी धर्मगुरुओं से बात कर करके इस काम में मदद के लिए उनको अपील की थी। और सभी वैक्सीनेशन के बहुत हिमायती हैं, कोई विरोध नहीं करते हैं। देखिए, मैंने अभी जैसे बताया, अभी 2 दिन पहले ही मैं वेटिकन में था। पोप फ्रांसिस से मेरी बहुत अच्छी मुलाकात हुई। वैक्सीन पर धर्मगुरुओं के संदेश को भी हमें जनता तक पहुंचाने पर विशेष जोर देना होगा। साथियों, आपके जिलों में रहने वाले लोगों की सहायता के लिए, उनको प्रेरित करने के लिए वैक्सीनेशन अभियान को अब हर घर तक ले जाने की तैयारी है। हर घर दस्तक, इसी मंत्र के साथ हर उस घर में दस्तक दी जाएगी जहां अभी तक दोनों टीके का संपूर्ण सुरक्षा कवच नहीं मिला है। अभी तक आप सभी ने लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंचाने और वहां सुरक्षित टीकाकरण के लिए प्रबंध किए। अब हर घर टीका, घर घर टीका, इस जज्बे के साथ हम सबको घर घर पहुंचना है। साथियों, इस अभियान की सफलता के लिए हमें कम्युनिकेशन के लिए टेक्नोलॉजी से लेकर अपने सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का भरपूर उपयोग करना है। हमारे पास देश के अनेक राज्यों, अनेक जिलों में ऐसे मॉडल है जो दूर सुदूर गांवों में लेकर शहरों तक 100% टीकाकरण के लिए अपनाए गए हैं। सामाजिक या भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से जो भी मॉडल आपके लिए या किसी क्षेत्र विशेष के लिए अनुकूल हो,
उसको जरूर अपनाना चाहिए। एक काम आप लोग और कर सकते हैं। आपके ही सहयोगियों ने, आपके ही साथियों ने अन्य जिलों में तेजी के साथ टीकाकरण किया है। संभव है आप जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं वैसी ही चुनौतियों से वो भी गुजरे हो। आप उनसे भी जानिए कि उन्होंने कैसे वैक्सीनेशन की गति बढ़ाई, समस्याओं का समाधान कैसे किया, कौन से नए तौर तरीके अपनाए हैं। उनको की गई आपकी एक फोन कॉल भी आपके जिले में बदलाव ला सकती है। अगर उन्होंने अपने जिलों में कुछ इनोवेट किया है, कुछ अच्छी प्रैक्टिसेस जो अपनाई हैं, तो वो आप अपने जिलों में भी दोहरा सकते हैं। जो हमारे आदिवासी भाई बहन हैं, हमारे वनवासी साथी हैं, उनको वैक्सीन लगाने के लिए भी हमें अपने प्रयासों को और बढ़ाना होगा। अभी तक के हमारे अनुभव बताते हैं कि स्थानीय नेतृत्व समाज के दूसरे सम्मानित साथियों का साथ और सहयोग एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हमने कुछ दिन भी तय करनी, जैसे बिरसा मुंडा जी का जयंती आएगी। बिरसा मुंडा जी की जयंती के पहले हम एक पूरा आदिवासी क्षेत्र में माहौल बना दें। अब एक प्रकार से बिरसा मुंडा जी को हमारी श्रद्धांजलि के रूप में इस बार हम वैक्सीन लगाएंगे। ऐसी कुछ इमोशनल चीजें हम जोड़ें। और मैं चाहूंगा इसलिए आदिवासी समुदाय के संपूर्ण टीकाकरण में भी ऐसे कुछ अप्रोच हमें बहुत काम आएंगे। टीकाकरण से जुड़े कम्युनिकेशन को जितना हम सरल रूप में करेंगे, स्थानीय भाषा बोलियों में करेंगे। मैंने देखा है कुछ लोगों ने तो गीत बनाए हैं, ग्रामीण भाषा में गीत बना दे, गीत गाते 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 वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं। इतने बेहतर परिणाम आएंगे। साथियों, हर घर दस्तक देते समय पहली डोज के साथ साथ आप सभी को दूसरी डोज पर भी उतना ही ध्यान देना होगा, क्योंकि जब भी संक्रमण के केस कम होने लगते हैं तो कई बार अर्जेंसी वाली भावना कम हो जाती है। लोगों को लगने लगता है कि इतनी भी क्या जल्दी है, लगा लेंगे भाई। मुझे याद है मैं जब 1 बिलियन हम पार कर गए तो मैं अस्पताल गया था, तो वहां मुझे एक सज्जन मिले। मैंने उनसे बात की, मैंने इतने दिन क्यों नहीं लगाया? तो कहने लगे नहीं साहब, मैं तो पहलवान हूं और मेरा मन करता था, क्या जरूरत है, लेकिन अब जब 1 बिलियन हो गए तो मुझे लगता है मैं अछूत माना जाऊंगा। लोग मुझे पूछेंगे और मेरी मुंडी नीची हो जाएगी। तो मेरा मन कर गया कि चलो मैं भी अब करवा लेता हूं, इसलिए वो आ गए। और इसलिए मैं कहता हूं कि हमें किसी भी हालत में लोगों की सोच को धीमा नहीं होने देना है। इस सोच की वजह से दुनिया के अनेक देशों में आप देखिए, अच्छे अच्छे समृद्ध देशों में भी फिर से कोरोना की खबरें चिंता पैदा कर रही है। हमारे जैसे देश को तो ये जरा भी हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते, हम सहन नहीं कर सकेंगे। इसलिए टीके की दोनों डोज तय समय पर लगना बहुत जरूरी है। आपके क्षेत्र के जिन लोगों को अभी तक तय समय पर यानी पूरा होने के बावजूद दूसरी डोज नहीं लगी है, उनसे भी हमें प्राथमिकता के आधार पर संपर्क करना होगा, उन्हें दूसरी डोज लगवानी ही होगी। साथियों, सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन अभियान के तहत हम एक दिन में करीब करीब 2.5 करोड़ वैक्सीन डोज लगाकर दिखा चुके, हमारी ताकत का हमने एहसास कर लिया है। ये दिखाता है कि हमारी कैपेबिलिटी क्या है, हमारा सामर्थ्य क्या है। टीके को घर घर पहुंचाने के लिए जो भी जरूरी सप्लाई चेन नेटवर्क है वो तैयार है। इस महीने कितनी वैक्सीन उपलब्ध होगी, इसकी विस्तृत जानकारी भी हर राज्य को एडवांस में दे दी जा चुकी है। इसलिए आप अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से इस महीने के लिए अपने टारगेट्स एडवांस में प्लान कर सकते हैं। मैं फिर एक बार कहता हूं, इस बार
1 मिलियन डोज के बाद दिवाली मनाने का उमंग आया है। हम नए लक्ष्यांक पार करके क्रिसमस को उमंग से मनाएं, इस मिजाज के साथ आगे बढ़ना है। आखिर में मैं आप साथियों को एक बात और याद दिलाना चाहता हूं। आप वो दिन याद कीजिए जब आपकी सरकारी सेवा का पहला दिन था। मैं सभी डिस्ट्रिक्ट के अधिकारियों से, उनके साथ बैठी हुई टीम को मैं बड़ी हृदय से अपील करना चाहता हूं। आप कल्पना कीजिए, जिस दिन पहला था ड्यूटी का, जिस दिन आप मसूरी से निकले थे, ट्रेनिंग से निकले थे, आप कौन सी भावनाओं से भरे हुए थे, आपका जज्बा कौन सा था, कौन से सपने थे। मुझे पक्का विश्वास है आपके मन में उस समय रहो, आपके मन में यही रहा था कि आप कुछ अच्छा करेंगे, कुछ नया करेंगे, आज समाज के लिए जी जान से जुटेंगे। फिर एक बार उन सपनों को याद कीजिए, उन संकल्पों को याद कीजिए और हम तय करें समाज में जो पीछे हैं, जो वंचित हैं, उनके लिए अपना जीवन समर्पित करने का इससे बड़ा कोई अवसर नहीं हो सकता है। उसी भाव को याद करने के हम एक बार जुट जाए दोस्तों। मुझे विश्वास है आपके साझा प्रयास से बहुत जल्द आपके जिलों में वैक्सीन की स्थिति सुधर जाएगी। आइए हर घर दस्तक, घर घर जाकर के टीका अभियान को हम सफल बनाएं। आज देश के भी जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आपसे कहता हूं, आप भी आगे आइए। आपने टीका लगवाया, अच्छी बात है, लेकिन आप औरों को टीका लगाने के लिए मेहनत कीजिए, तय कीजिए। हर दिन 5 लोगों का इस काम में जोड़ेंगे, 10 लोगों को जोड़ेंगे, 2 लोगों को जोड़ेंगे। ये मानवता का काम है, मां भारती की सेवा का काम है, 130 करोड़ देशवासियों के कल्याण का काम है। हम कोई कोताही न बरतें। हमारी दिवाली उन संकल्पों की दिवाली बने। आजादी के 75 साल हम मनाने जा रहे हैं। ये आजादी के 75 साल खुशियों से भरे हो, आत्मविश्वास से भरे हो, एक नए उमंग और उत्साह से भरे हुए हो। इसके लिए अब समय बहुत कम मेहनत करने की है, बहुत कम समय में मेहनत करने की है। मेरा आप सब पर भरोसा है, आप जैसी यंग टीम पर मेरा भरोसा है और इसलिए मैंने जानबूझ करके विदेश से आते ही मेरे देश के इन साथियों से मैंने मिलने का विचार किया। सारे मुख्यमंत्री जी भी मौजूद रहे। इसकी गंभीरता कितनी है ये आज मुख्यमंत्रियों ने भी दिखा दिया है। मैं सभी आदरणीय मुख्यमंत्रियों का भी आभारी हूं। मैं फिर एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। नमस्कार। गण और सभी प्रतिभागियों को हम धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। और आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेहद अहम ये समीक्षा बैठक थी, जो उन जिलों के लिए थी जहां पर टीकाकरण की रफ्तार धीमी पड़ी है। पहला टीका लगाया जा चुका है और दूसरा टीका लगाने में लोगों में भी देरी का एक भाव आ गया है। उसी को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री ने आज जिला अधिकारियों और राज्यों के मुख्यमंत्रियों और खासकर जनता से भी अपील की है कि हर घर दस्तक, घर घर टीके के संकल्प के साथ जाने की जरूरत है। उन्होंने अपनी एक अनोखी शैली में भावनात्मक तरीके से सब लोगों को जोड़ते हुए इस बात का एहसास कराया कि एक लंबी लड़ाई कोविड की टीकाकरण के साथ भारत ने काफी हद तक जीती है। अब बहुत ही क्रूशियल वक्त है, दिवाली का त्योहार है, इस समय त्योहारों का मौसम है और क्रिसमस को और धूमधाम के साथ और 75 साल आजादी के यानी कि अगले साल भारत 15 अगस्त पर और खुशियों के साथ उस पर्व को मनाए। उसके लिए उन्होंने कहा कि हमें टीकाकरण की रफ्तार धीरे करने की जरूरत नहीं है।
साथ ही उन्होंने तमाम जिला अधिकारियों को एक बार वो दिन भी याद दिलाया है जब पहले दिन उनकी सर्विस के थे, जिस संकल्प के साथ वो अपनी सर्विस में आगे बढ़े थे कि हमें अपने जिले में चीजों को बदलना है, लोगों को नया जीवन देना है, हाशिए पे खड़े लोगों के जीवन में कुछ बदलाव करना है। उन तमाम संकल्पों को एक तरह से सच करने का ये वक्त है। उसी भावना के साथ टीकाकरण की रफ्तार को आगे बढ़ाएं, इसमें नए इनोवेटिव आइडियाज लेके आए। खासकर उन्होंने ये भी कहा कि जिन राज्यों में वो कुछ जिले जहां रफ्तार धीमी है और वो जिले जहां पर टीकाकरण के आंकड़ों को छुआ गया है, अच्छे आंकड़े हैं, उनसे कुछ सबक लें, उनसे कुछ सीखें, उनसे कुछ इनोवेटिव आइडियाज लें। जहां टोपोग्राफी एक चैलेंज आपको पैदा कर रही है, वहां किस तरह से आप लोगों के बीच पहुंच सकते हैं। तो विस्तार से प्रधानमंत्री ने आज न सिर्फ राज्यों के मुख्यमंत्रियों को, जिला अधिकारियों को, लेकिन आम जनता को भी एक बार इस बात का एहसास कराया है कि चेतावनी के तौर पर टीकाकरण की रफ्तार को धीरी ना करें। जिसने एक टीका ले लिया है वो दूसरा टीका लेने में देरी ना करे, लापरवाही ना करे। संकट अभी भी बड़ा है, हमें एक साथ होकर इस समय कोविड के खिलाफ इस जंग में शामिल होना है, आगे बढ़ना है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद मिड डे प्राइम में देखेंगे और खबरें। मुझे जॉब छोड़ा फिर भी सो कूल। ब्रो, नए चैलेंजेस नए मौके लाते हैं। अच्छा, सीरियसली राहुल, मेरा पूरा घर नाउ इट्स एन ऑनलाइन रिटेल स्टोर। देख। वाओ, लेकिन पैसे? कुछ साल पहले दिवाली बोनस को इन्वेस्ट किया था। और अब तो है LIC का यूलिप प्लान निवेश प्लस। एक बार इन्वेस्ट करो, इंश्योरेंस से सुरक्षा का लाभ और मार्केट की बढ़त का फायदा दोनों पाओ। वन सेक राहुल। मैडम, यू आर डबल कूल। जरा मुस्कुरा दे, हे हे हे, ऐसे तुझी एक चम्मच अमूल की, दिमाग फिट और सेहत भी, ऐसे तुझी एक चम्मच अमूल की, जस्ट एक चम्मच अमूल की। कोरोना के कहर के बाद देश के कई इलाकों में डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। ये सब देखते हुए केंद्र सरकार ने डेंगू पर काबू पाने की तैयारी पूरी कर ली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने डेंगू के प्रकोप से निपटने में सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों सहित तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए मंगलवार को 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेषज्ञों के केंद्रीय दलों को भेजा। और कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के रूप में शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 107 करोड़ 29 लाख से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। बीते दिन देश भर में 41,16,230 लोगों को कोरोना टीके की खुराक दी गई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना के मामलों में लगातार कमी आ रही है। देश में सक्रिय मामलों की संख्या 1,51,000 के करीब रह गई है, जो कि 252 दिनों में सबसे कम है। वहीं दैनिक पॉजिटिविटी रेट भी पिछले 30 दिन में कम है। देश भर में बीते दिन कोरोना संक्रमण के 11,903 मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटे में 14,159 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 98.22% हो गई है। सक्रिय मामलों की संख्या कुल संख्या घटकर 1,51,209 रह गई है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 1.18% दर्ज की गई है। दैनिक पॉजिटिविटी रेट 1.11% हुआ है। देश में कोरोना संक्रमण की जांच क्षमता में काफी वृद्धि हुई है। देश भर में अब तक कुल 61 करोड़ 12 लाख से अधिक कोरोना नमूनों का परीक्षण किया गया। आस्था, श्रद्धा और भक्ति को समर्पित देश के कोने कोने से आए रंगकर्मियों के कदम समय से पहले ही आगे बढ़ गए, जिससे साकेत महाविद्यालय से निकलकर राम कथा पार्क जाने वाले झांकी समय से पहले की अयोध्या की सड़कों पर रामायण के प्रसंगों पर आधारित झांकियों की प्रस्तुति लेकर आगे बढ़ गई और देखते ही देखते मार्ग का समूचा वातावरण धार्मिक रंग में रंग गया। सड़क के दोनों ओर मौजूद दर्शक, चाहे उसमें वयोवृद्ध हो, नारियों का समूह हो या फिर नन्हे मुन्ने बच्चे, सभी भावुक और कौतूहल भरी नजरों से झांकियों के दर्शन किए। झांकियों में शामिल कलाकार बीच बीच में धार्मिक जय घोष और रामायण कालीन प्रसंगों के उद्बोधन वातावरण को धार्मिक रूप से और गरिमाई बना रहा है।
झांकी की शुरुआत में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा, पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी, अयोध्या नगर निगम के महापौर ऋषिकेश उपाध्याय सहित कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मौजूद उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि इस मौके पर 12 लाख दिए जलाकर दीपोत्सव मनाया जाएगा। एक अलग व्यवस्था आज अयोध्या में दिखाई पड़ती है। आज 12 लाख दीप का प्रज्वलन होगा, लेजर के शोज होंगे, तमाम और कार्यक्रम होंगे और मैं ये कह सकता हूं कि ये भारत की सांस्कृतिक परंपरा और आस्था को मजबूत करने का बहुत बड़ा कार्यक्रम है। और समृद्धि और खुशहाली के प्रतीक त्योहार दीपावली को मनाने के लिए देश भर में उत्साह का माहौल है। कल धनतेरस के बाद से ही बाजारों में काफी चहल पहल देखी जा रही है। बाजार भी दिवाली को लेकर तैयार है। पर्व से जुड़ी सभी सामग्रियों की दुकानें आकर्षक ढंग से सजाई गई हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की तकनीकी समिति आज होने वाली बैठक में भारत में विकसित कोवैक्सीन टीके के आपात उपयोग की सूचीबद्धता पर फैसला लेगी। इस फैसले से उन लोगों को आसानी होगी जिन्होंने कोवैक्सीन का टीका लिया है और वे अन्य देशों में जाने की वैक्सीन संबंधी पात्रता को पूरा करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की आपात उपयोग सूचीबद्धता के लिए बने तकनीकी सलाहकार समूह ने वैक्सीन निर्माता कंपनी से 26 अक्टूबर को और स्पष्टीकरण मांगा था। ये समूह एक स्वतंत्र सलाहकार समूह है जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन को कोई टीका आपातकालीन उपयोग के लिए है कि नहीं इसकी विश्व स्वास्थ्य संगठन को अनुशंसा करता है। और मिड डे प्राइम में आइए अब देखते हैं खेल जगत से जुड़ी खबरें। और हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी मुकेश। क्या खबरें आज खेल जगत से? बिल्कुल ऋतु, आज बड़ा दिन है भारत के लिए। अगर आज मुकाबला हारते हैं तो वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएंगे। आईसीसी T20 विश्व कप में भारतीय टीम अपना तीसरा मुकाबला बुधवार को अबुधाबी यानी आज मैदान पर खेलेगी। अफगानिस्तान के खिलाफ खेलने उतरेगी। भारतीय टीम के लिए इस मुकाबले में सिर्फ जीत ही मायने रखेगी, बल्कि टीम को जीत का अंतर भी काफी बड़ा रखना होगा। इस T20 विश्व कप में टीम इंडिया अभी तक ना तो बल्लेबाजी ना ही गेंदबाजी में अपनी छाप छोड़ पाई है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना अहम मुकाबला गंवाने के बाद अब टीम इंडिया के लिए सेमीफाइनल के दरवाजे वैसे तो लगभग बंद हो चले हैं, लेकिन फिर भी टीम इंडिया अंतिम 4 में पहुंचने की धुंधली उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए अफगानिस्तान के खिलाफ एक बड़ी जीत दर्ज करना चाहेगी। वैसे इस विश्व कप में भारतीय बल्लेबाजी पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुई है, जहां ना तो ओपनर एक अच्छी शुरुआत दे पाए और न ही मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज पारी को संभाल पाए। यही नहीं, गेंदबाजी भी लय से भटकी हुई है। टीम ने 2 मैच खेले हैं और दोनों को मिलाकर केवल 2 विकेट चटकाए हैं। ऐसे में अफगानिस्तान के खिलाफ एक बार फिर प्लेइंग 11 में बदलाव नजर आ सकता है। उधर अफगानिस्तान की बात करें तो टीम को 3 मुकाबलों में 2 जीत और 1 में हार मिली है। भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ी दिक्कत अफगानिस्तान की गेंदबाजी बन सकती है, जहां राशिद खान और मुजीबुर रहमान हैं। राशिद खान T20 क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। वहीं मुजीबुर रहमान ने स्कॉटलैंड के खिलाफ शानदार गेंदबाजी की थी। T20 विश्व कप में भारत और अफगानिस्तान अब तक 2 बार भिड़ चुके हैं, जहां दोनों बार भारतीय टीम ने जीत दर्ज की है। भारत को अगर सेमीफाइनल में जाने की उम्मीद नहीं छोड़नी है तो उसे अफगानिस्तान के खिलाफ बड़े अंतर से जीत दर्ज करनी होगी, जिससे टीम का रन रेट सुधरे, जो फिलहाल बेहद खराब है। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। और बात अवार्ड्स की करें तो खेल मंत्रालय इस साल के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के विजेताओं को 13 नवंबर को नई दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान पुरस्कृत करेगा। इस दौरान टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा समेत 12 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। उनके अलावा ओलंपिक में देश का नाम रोशन करने वाली बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन, पहलवान रवि कुमार और भारतीय हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह व गोलकीपर PR श्रीजेश को इस अवार्ड से नवाजा जाएगा। इनके अलावा टोक्यो पैरालंपिक में गोल्ड समेत 2 पदक जीतकर इतिहास रचने वाली महिला पैरा निशानेबाज अवनी लेखरा, फुटबॉलर सुनील छेत्री और महिला क्रिकेटर मिताली राज को भी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से नवाजा जाएगा।
वहीं खेल मंत्रालय ने अर्जुन पुरस्कार पाने वाले खिलाड़ियों की भी सूची जारी कर दी है। देश के लिए उम्दा प्रदर्शन करने वाले 35 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अवार्ड पाने वालों की सूची में क्रिकेट खिलाड़ी शिखर धवन, फेंसिंग खिलाड़ी भवानी देवी, कबड्डी खिलाड़ी संदीप नरवाल, हॉकी खिलाड़ी रुपेंद्र पाल सिंह व वीरेंद्र लाकड़ा भी शामिल हैं। वहीं पैरा ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करने वाले पैरा एथलीट बैडमिंटन खिलाड़ी सुहास यथराज, पैरा शूटर सिंहराज अधाना व पैरा टीटी खिलाड़ी भवानी पटेल भी अर्जुन पुरस्कार से नवाजे जाएंगे। तो खेल प्राइम में इतना ही। आगे के लिए सीधे चलते हैं ऋतु। मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम खबरों के लिए। और मिड डे प्राइम में आज बस इतना ही। नमस्कार।